हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप जान रहे हो, आज हम लोग लेक्चर सेकंड के बारे में बातचीत करने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए होने वाली खास, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का एक नया इतिहास। यहां से हमारी शुरुआत हो जाएगी आज की क्लास में मैटर इन और सराउंडिंग्स चैप्टर 1 क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग, जो आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज से हम उसकी बातचीत स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के बारे में आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी है। हम जानकारी के लिए आपको बता दें, इसके पहले जो पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था, उस पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि चैप्टर का ओवरव्यू, यानी चैप्टर के अंतर्गत वो कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ें, ये पूरा का पूरा पोर्शन इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज की डेट में हमें ये पता है कि हमारे पास पढ़ने के लिए क्या क्या है और हम उसे कैसे पढ़ेंगे। पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, चैप्टर कितना दिन लगेगा, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या क्या नॉलेज मिलने वाली है, कितना डिटेल में स्टडी होगी और ये हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे खास तो ये है, और ये हमारे डेली लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट है जितना कल हमने बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आ रही होगी और पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा। तो नेचर ऑफ मैटर आपके लिए खास है, और इस मैटर वाले पोर्शन में आज की ये क्लास आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं और हम डिस्कस इसी क्लास को करेंगे। एक बात और खास तौर पर हम बताना चाहते हैं कि अगर आज आप अपने इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चैनल पर जुड़े रहें, पढ़ते रहें, मस्ती से रहें और मजे से पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। अब इस चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। ये तो थी ज्ञान की बातें। चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ मैटर, और इस नेचर ऑफ मैटर में हम मैटर की खाल खोल देंगे। तो जरा गौर करिएगा कि इस नेचर ऑफ मैटर में हम आपसे क्या क्या डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम हर किसी को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा चैप्टर है। मैटर इन और सराउंडिंग्स जो चैप्टर हमारा है, इस चैप्टर में हम एक एक चीजों को आगे के लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम आपको चैप्टर के बारे में बता दें। चैप्टर के बारे में हम आपसे ये कहने वाले हैं कि मैटर इन और सराउंडिंग्स में हमें यह पढ़ाया जाता है कि हमारे और सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ कौन सी चीज मैटर है, और जो चीज मैटर है उसका हम पता कैसे लगाएं। कुछ तो प्रॉपर्टी होगी ना मैटर की, कुछ तो बोलता होगा ना मैटर, कुछ तो बताया होगा ना मैटर कि मैं ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी शो करूंगा। और कभी अगर ऐसा ऐसा समझ में आए ना, तो सोचना कि जिसके अंदर ऐसा ऐसा समझ में आए वही मैटर है। तो मैटर भी अपने बारे में कुछ बता के गया है बेटा, तो उसके बारे में भी जानने का मौका आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास का पहला टॉपिक, मैटर। सवाल यह है कि हमारे चारों तरफ कौन सी चीज मैटर है। इसी को परखने के लिए, इसी को अंदाजने के लिए, इसी को समझने के लिए हम लोग आज की एक क्लास लेकर आए हैं। यानी हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में कौन सी चीज मैटर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम पता करें कि वही मैटर है, क्या प्रूफ है आपके पास कि मैटर ही है वो। तो इन सभी विषयों पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि मैटर। मैटर में हमें क्या बात करनी है। जैसे मैटर 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 हो गया, बहुत समय से मैटर का जिक्र हो रहा है, और आपने सुना होगा कि हम लोग तो अपने डेली रूटीन में भी ये बातचीत करते हैं, अरे भाई मैटर हो गया। तो कौन सा मैटर हुआ? वो वाला मैटर नहीं है जिस मैटर के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, ये मैटर दूसर वाला है, तो जवन वाला ही मैटर है, और बारे में सोच के बात करेला। देखो मैटर क्या है, अब हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। हमने कहा कि मैटर इज एनीथिंग, या फिर आप ये कहिए एनीथिंग विच हैव मास, ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। यानी कि कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आसपास में कोई भी चीज हमें दे दी जाए जिसका खुद का कुछ न कुछ मास हो, जो कुछ न कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, जो स्थान घेरता हो, जो जहां खड़ा कर दिया जाए जगह घेर ले बेटा, और जो सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील किया जा सके। सेंस ऑर्गन तो पता है ना, 5 सेंस ऑर्गन होते, उनके द्वारा हम जिस चीज को फील कर सके वो भी मैटर है। ये खास बात आपके लिए आज लेकर आए हैं कि सेंस ऑर्गन से फील जिसे कर पाओगे वो भी मैटर कहलाएगा। इसका मतलब हम ये कहते हैं, आपके बुक में, आपके सिलेबस में आपको मिलेगा केवल 2 पॉइंट, एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसके पास खुद का कुछ न कुछ मास हो,
जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो वो मैटर है। कहें हाँ यार ठीक है, लेकिन एक खास बात यह है कि आज तक बड़ा कंफ्यूजन है कि मास भी वही है, वेट भी वही है। क्या ये दोनों वही हैं जो सोच रहे वही हैं? ऐसा तो है नहीं, लेकिन हम सोचते यही हैं, हम पढ़े भी यही हैं, हम जानते भी यही हैं, हम भारतवासी हैं। हम वेट को मास बुलाते हैं, मास को वेट बुलाते हैं। हमको यही नहीं पता है कि मास और वेट में डिफरेंस है कि नहीं, और है तो क्या है, वो आज आपके सर आपको बताते हैं। तो चलिए देखिए कि हम आपको ये सिखाएंगे अब मास क्या है, अब वेट क्या है, मास वेट में डिफरेंस क्या है, मास वेट एक दूसरे से वैरी क्यों करते हैं, किसी का मास कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, इसको कैलकुलेट कितना करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास वेरिएबल है कि नहीं, वेट वेरिएबल है कि नहीं, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। आप केवल ये सोचिए कि आज मैटर की खाल खींच देंगे और मैटर के अगर एक एक हलक में हाथ डाल के न निकाल दिया तो बताना मैटर के अगले पॉइंट पर। हमने डिस्कस किया आपसे कि मास क्या है बेटा। तो मास पहले तो हमने ये कहा था ना, हमने कहा एनीथिंग विच हैव मास ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। अब सेंस ऑर्गन्स को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो है मास और स्पेस। तो हमने कहा कि अब बेटा ये जानना होगा कि कोई भी चीज है उसके पास खुद का कुछ न कुछ मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करता हो तो मैटर है। लेकिन लफड़ा तो इस बात का हो गया कि मास क्या है ना। अब तो ज्यादा जरूरी ये हो गया कि मास क्या है। कुछ लोग कहते हैं भार मास है, वेट मास है, मास है। तो मास है ऐसे कैसे होगा, सब मसमसा जाएगा अगर ऐसा पढ़ोगे तो। जरूर लौटो, अब पहले समझो मास क्या है। तो मास किसे कहते हैं ये समझना। हम कहते हैं द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनीथिंग या द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी जब हम किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी या अमाउंट का जिक्र करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यानी ओवरऑल हमें यह समझना होगा कि जब क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ मैटर का जिक्र होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। यानी ओवरऑल हमें यह समझ में आया कि द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास या अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस इज नोन एज मास। यानी किसी भी सब्सटेंस में जो मैटर प्रेजेंट है उसी को तो हम मास कहते हैं। यानी कि मास कुछ और चीज नहीं है, जहां पर क्वांटिटी या अमाउंट का जिक्र किया जाए उसी को हम मास कहते हैं। अब सवाल है कि मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेकिन मास को मेजर किस में करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। एक बच्चे के दिमाग में सवाल आया कि सर एसआई का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब क्या है और ये किलोग्राम का मतलब क्या है। सर जरा इस पर विचार करते हैं। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट लिखते हैं। कहें अच्छा इसका मतलब देखो, इसमें बताया गया कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं तो ये जरा समझना है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कुछ लिखत नहीं है, बोलत चले जा रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा। देखो ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसकी उत्पत्ति कब हुई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ी कि एक बच्चे ने लिख दिया कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज 10 kg। तो मास एक क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी इसे बोलते हैं। ये 10 क्या है, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, और केजी क्या है, ये यूनिट है। यानी किसी चीज को मेजर करने के लिए एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और दूसरा यूनिट होनी चाहिए। आप अगर किसी चीज को मेजर करें, आप किसी को मास 10 है, मुंह बना खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़ा ना आंसर आएगा। मास 10 का मतलब है कि 10 का ठहर, 10 का मतलब ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम। तो 10 के आगे भी तो कुछ लगेगा ना बेटा। जो 10 के आगे लगेगा वही उसकी यूनिट कहलाती है, और जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जा रही है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, और जो ये मास है ये क्वांटिटी है। ठीक है, फंडामेंटल या बेसिक या फिजिकल क्वांटिटी के नाम से हम इसे जानते हैं। जैसे मास, लेंथ, ये सब क्या है, क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो 10 और केजी का मतलब समझ में आया। लेकिन एक बच्चे के जहन में आता है कि सर मास अगर 10 ग्राम लिख देते तो क्या हो जाता, अगर सेंटीग्राम, मिलीग्राम, डेकाग्राम ये सब लिखते तो क्या हो जाता, है ना। तब तक दूसरा बच्चा एक गांव से आया था, वो मतलब सब्जी उब्जी के बारे में बहुत जानता, तो कहा अगर सर 10 धारा लिख दे तो क्या हो जाए, 10 पसेरी लिख दे तो क्या हो जाए। ये भी तो मास की यूनिट है, समझ में आ रहा है। तो 10 पसेरी, 10 धरा, 10 पाव है, तो ये भी तो यूनिट्स के अंतर्गत आ रही है।
तो 10 मन कह दिया जाए, मन भी यूनिट होती है मास के, तो ये लोकल यूनिट्स हैं। या फिर आप कह सकते हो कि ये सिटी या प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। तो मास की हमने कई तरह की वैरायटी ऑफ यूनिट्स आपको बता दी। हमने वैरायटी ऑफ यूनिट्स में एक यूनिट तो ये बताई कि जो लोकेलिटी के बेसिस पर अलग अलग जगह पर जानी जाती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि किसी जगह पर आलू धरा में मिलती है, कहते हैं 100 रुपये धरा है, किसी जगह पर 100 रुपया पसेरी मिल रही है, मंडी में चले जाए तो इतनी लोकल यूनिट आपको मिलेगी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर आपने एसआई यूनिट के बारे में नहीं पढ़ा होगा, यानी कि ये वाली एक ऐसी यूनिट है जो आप कहीं पर भी चले जाएंगे किलोग्राम आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा लोकल यूनिट्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, अदर यूनिट्स भी मार्केट में उपलब्ध हैं, है ना। ऐसा थोड़ा ना कोई कहे 10 मिलीग्राम दे दो। मिलीग्राम तो किसी स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं, जब हम स्मॉल मेजरमेंट करना है। तो हर यूनिट का अलग अलग जगह अलग अलग रोल है। लेकिन हमें क्या जानना है, एसआई यूनिट यानी केजी। जैसे एक बच्चे का नाम होता है, तो नाम कैसे होता है, अगर किसी बच्चे का नाम जैसे शुरू में जन्म लिया बच्चा, तो उसके घर वाले उसके जानने के हिसाब से, उसकी एक्टिविटीज के हिसाब से, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए उसके तमाम नाम रख देते हैं। रिंकू टिंकू पिंकू चिंकू, मोनू सोनू मोटू कल्लू पतलू, कुछ भी रख दिए। लेकिन ये जो नाम है ये क्या है, ये लोकल नेम्स है, ये कॉमन नेम्स हैं। लेकिन स्कूल में अगर जाकर कोई बुलाए कि कल्लू को बुला दीजिए, तो कल्लू आएंगे? नहीं आएंगे ना। इसका मतलब क्योंकि स्कूल में कोई नहीं जानता है कि उनका घर का नाम कल्लू है, स्कूल वाला तो ऑफिशियल है ना। समझ में आ रहा कि आप ये समझिए कि एक ऑफिशियल नेमिंग होती है और दूसरी जो होती है वो लोकल नेमिंग होती है। तो कॉमन नेमिंग और ऑफिशियल नेमिंग दोनों में डिफरेंस है। जो ऑफिशियल नेमिंग होती है उसी नाम से हम इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं, और जो कॉमन नेमिंग होती है उसके नाम से हम अपने आसपास घर, गांव, मोहल्ले, गली कुचरी ये सब में जाने जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोकल नेमिंग और ऑफिशियल नेमिंग सेम टू सेम यहां पर भी है। लोकल यूनिट, ऑफिशियल यूनिट। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, हमें उसे कंसीडर करना होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट का ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यानी कि मास की एसआई यूनिट किलोग्राम है, और किलोग्राम एक ऐसी यूनिट है जिसके द्वारा हम मास को अपने आसपास के सभी एरिया में, या फिर हम चाहे देश में रहें चाहे विदेश चले जाएं, लेकिन मास की यूनिट केजी होती है तो होती है, होगी तो होगी। बाकी अदर यूनिट्स नहीं भी मालूम होंगी तो भी आपका काम नहीं बिगड़ेगा, रुकेगा नहीं, आप अच्छा आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि एसआई यूनिट किलोग्राम है। उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं ग्राम लिख दोगे तो गलत हो जाए, गलत नहीं होगा। मिलीग्राम लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कि गलत नहीं होगा, बस ये है कि वो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं लिखी जाएगी। तो आप ये सोचिए कि अगर हम कहीं पर ऑफिशियल तरीके से काम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट लिखे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगी, अदरवाइज कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती। मास तो समझ में आ गया कि मास क्या है, मास की यूनिट क्या है, ये दोनों बात हमें समझ में आ गई। अब लफड़ा हो गया वेट के साथ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ना। जैसे वेट के साथ लफड़ा कैसे हो गया कि वेट क्या है, तो हम वेट में बेटा आज एकदम कान खोल के सुन लो। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। वेट एक तरह का फोर्स है, ठीक है। वेट मास नहीं है, वेट एक तरह का फोर्स है जो किसी बॉडी पर एक्सर्ट करता है। एक्सर्ट करता मतलब किसी बॉडी पर एक तरह का यह फोर्स है जो लगाया जाता है, जिसकी वजह से वह बॉडी अर्थ के कांटेक्ट में जा रही है। इसका मतलब वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी। यानी वेट एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से वह ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में या ग्रेविटी की वजह से वह नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहे यार ये भी सही है। और बेटा अगर वेट एक तरह का फोर्स है तो वेट की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अब तो एसआई का लफड़ा नहीं है ना, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ये क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। तो वेट की एसआई यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, क्योंकि वेट एक तरह का फोर्स है। लेकिन अब सवाल आया कि अगर हम वेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो W बराबर F लिख सकते हैं। वेट एक तरह का फोर्स है, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स को अगर हम लिखते हैं तो हम फॉर्मूला लिखते हैं मास इनटू ग्रेविटी। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की वजह से वह अर्थ के कांटेक्ट में बना है, तो उसका मास कितना है और उसका ग्रेविटी कितना है, तो मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट की दूसरी यूनिट क्या निकल के आ सकती है, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम।
और ग्रेविटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक तो बच्चा कहने लगा कि सर ग्रेविटी की यूनिट आपको तो पता है, हमको तो नहीं पता है, हम कैसे जाने कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। तो फिजिक्स वाले सर आपको जल्दी ही पढ़ाएंगे, तो वहां पर आपको बताएंगे ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे पाएंगे। तो अभी तो आपको याद करना है और याद करके यहां प्लेस कर देना। इसका मतलब मास की यूनिट किलोग्राम हो गई और ग्रेविटी की क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से वेट की यूनिट क्या निकल आए बेटा, वेट की यूनिट आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सेकंड की पावर -2 ऊपर चला जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम वेट की यूनिट लिख सकते हैं। तो हमें समझ में आया कि वेट की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, और वेट की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब वेट भी हमें समझ में आ गया कि वेट एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, लग रहा है। तो वेट हमें समझ में आ गया। और आप ये समझिए कि अगर वेट भी एक क्वांटिटी है, मास भी एक क्वांटिटी है, तो मास जब कहीं पर लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में किलोग्राम होगा। समझ में आ रहा है। और अगर कहीं किसी का वेट लिखा जाएगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, न्यूटन लिखा होगा। जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि इसका वेट कितना है, तो वहां लिखा होगा उसका वेट 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, 98 न्यूटन है ना, 100 न्यूटन है, ऐसा लिखा होगा। लेकिन अगर किसी का मास लिखा जाएगा तो किसी का मास 100 केजी है, 10 केजी है, 5 केजी है, 40 केजी है, 70 केजी है। तो अगर लास्ट में केजी लिखा है तो इसका मतलब वो मास है, वेट नहीं है। समझ में आया। जैसे लोग पूछे तुम्हारा वेट कितना है, तो कहा जाए 100 किलो। अब तुम जरा बताओ कितना गलत पढ़े हो। एक तरफ कोई पूछे तुम्हारा वेट कितना है और इधर तुम लिखते हो 100 किलो, तो तुम्हारा मास 100 किलो था, वेट 100 किलो नहीं था। तो वेट क्या करोगे, वेट के लिए हम सॉल्व करेंगे। अभी हम बताते हैं वेट कैसे निकालते हैं, आपको समझाते हैं, खट्टस बताते। देखो तो सर अगर कोई हमारा वेट पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, जरा सुनना। अगर आपका मास बच्चा लाल 10 किलो है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका वेट कितना होगा, तो घबराएं नहीं, मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कराएं। मास आपका 10 किलो है, ऐसी सिचुएशन में अर्थ के रिस्पेक्ट में जो ग्रेविटी होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसी सिचुएशन में हम 98 न्यूटन अपना वेट प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है तो उसको 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके हम 98 ऑब्टेन करते हैं, और ये 98 न्यूटन हमारा वेट होगा। ये बात हमें साइंटिफिकली प्रूफ हो गई, पता हो गई, और इस प्रकार से हम अपना वेट निकाल सकते हैं। तो अब मास और वेट गलत तो नहीं बोलोगे ना। कभी भी मास और वेट का जिक्र आए तो आप किसी को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ना खुद कंफ्यूज होंगे, और आप सही तरीके से जवाब देंगे। इसीलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। और आप जान चुके होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में मास को वेट, वेट को मास, वेट मास में डिफरेंस नहीं जानते थे, इसीलिए मास को वेट और वेट को मास बताते थे। जब मास पूछा जाए तो वेट बताते थे, और मास के बारे में हम जान न पाते थे, केजी पीछे लगाते थे, आगे वेट लिख जाते थे, जेकर यूनिट ओकर साथ नहीं लगाते थे। यूनिट किसी की है, लगाते किसी के साथ थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मास की यूनिट क्या है, वेट की यूनिट क्या है, और मास क्या है और वेट क्या है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास आ चुका है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, ये एक बड़ा ही अच्छा विषय है, तो हम ये भी समझेंगे। हम कहते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस है। अब हम एक एक पॉइंट के साथ इसको डिस्कस करेंगे, आपके बीच रखते हैं आज हम अपनी बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास और वेट में डिफरेंस देखिए, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, ये मास है, और ये आपको दिखाई दे रहा है वेट। और मास और वेट में हमें क्या निकालना है, हमें डिफरेंस पता करना है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो आप मास को डिफाइन कर लीजिए। अगर मास की डिफिनीशन लिख देंगे तो मास आपको क्लियर हो जाएगा, वेट की डिफिनीशन लिख देंगे तो वेट क्लियर हो जाएगा। यहां बताया गया कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका अमाउंट कितना है, यही क्या कहलाएगा, यही मास कहलाएगा। दूसरे रिस्पेक्ट में लिखा गया, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच एन अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम वेट का जिक्र करेंगे तो वेट किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वह एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है। यानी वेट एक तरह का फोर्स है जिस फोर्स की वजह से अर्थ उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, बेटा खींच रही है, तो ये वेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि मास और वेट का ये डिफरेंस आपके लिए ट्रूथफुल होगा।
SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, जैसा कि आपने देखा, और SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। ये न्यूटन भाई साहब आ गए हैं, और ये केजी माता। तो यानी कि हम कह सकते हैं SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम यानी केजी, SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। दोनों बात अच्छी लगी होगी। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। कहा गया इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर, यानी कि मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, मास कैन नॉट बी वेरिएबल। इसका मतलब मास बदलेगा नहीं। तुम्हारा मास फर्स्ट फ्लोर पे जितना है उतना ही मास 7वें फ्लोर पे भी होगा, उतना ही मास स्कूल में भी होगा, उतना ही मास घर पे होगा, उतना ही मास नाना के यहाँ होगा, उतना ही मास मामा के यहाँ होगा, उतना ही मास चाचा के यहाँ होगा। मतलब तुम कतों चले जाओ, मास तुम्हारा सेम रहेगा बेटा। मास जितना यहाँ है, हवाई जहाज में उड़ जाओगे मास उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर उड़ जाओगे तो मास हल्का हो जाएगा, चिड़िया बन जाओगे, ना 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 ना, मास सेम रहेगा। तो मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास वेरी नहीं करता। तो वेरी क्या करता है? वेट इज ऑलवेज वेरिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरिएशन इन ग्रेविटी। यानी कि दूसरी बात हमने की कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी स्थान बदल देने पर वेट बदल जाता है, लेकिन मास नहीं बदलता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास प्लेस टू प्लेस वेरिएशन के बाद भी कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट बदल जाता है। कहें सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर यहां खड़े हैं तो हमारा वेट कुछ दूसरा है, और 7वें मंजिल पे चले जाएंगे कुछ दूसरा हो जाएगा, गड़ाहम चले जाएंगे कुछ तीसरा हो जाएगा? ये बात नहीं कह रहा हूं। बात ये कह रहा हूं कि अगर आप स्थान बदलने का मतलब आज आप धरती पर हैं तो आपका वेट कुछ दूसरा होगा, आप चांद पर चले जाएंगे तो आपका वेट कुछ दूसरा होगा, क्योंकि धरती पर जो ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो चांद पर ग्रेविटी है वो 9.8/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्रेविटी वेरी करेगी तो वेट भी तो वेरी करेगा, इसलिए चांद पे न जाओ, नहीं तो वजन घट जाएगा। समझ में आया? मास लेकिन नहीं घटेगा। 100 किलो के यहां पे तो चांद में इसे मतलब कि यहां से उड़ के चले गए तो इसका मतलब मास ऐसे निकल करके क्वांटिटी हड्डी उड्डी बाहर थोड़ा निकल जाएगी। आप चांद पे जाओगे तो भी 100 किलो के रहोगे, वजन में कोई, मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वेट घटेगा, यहां पर वेट ज्यादा मिलेगा, वहां वेट कम मिलेगा, क्योंकि यहां धरती ज्यादा खींच रही है, वहां चांद कम खींचेगा, इसलिए वहां वेट कम मिलेगा, इसलिए यहां वेट ज्यादा मिलेगा। यही डिफरेंस है बेटा, और कोनो डिफरेंस नहीं। फोर्थ पॉइंट पे आए। कहा गया वेइंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहा गया किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करने के लिए हमें वेइंग बैलेंस की जरूरत होती है। वेइंग मशीन होती है ना, दुकान पे जाते हो जब गेहूं तौलाने के लिए तो वहां उठा के इसे रख देते हो, है ना। कभी कभी लोग देखते, दुकानदार नहीं देख रहा, खट चढ़ के अपना भी मास चेक कर लेते हैं, वो भी केजी में बताता है, लेकिन चेक करने के बाद उतरते समय कहते हैं अब वजन बहुत बढ़ गया है, हमारा वेट इस समय 100 किलो है। तो वेट भी बोले, 100 किलो भी बोले, कुल लोप कर दिए। इसका मतलब कि ना पढ़ने का नतीजा है, पढ़े होंगे तो गलती नहीं होगी। वेट मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है तो हमें स्प्रिंग बैलेंस की जरूरत है, और अगर मास मेजर करना है तो हमें वेइंग बैलेंस की जरूरत है। क्या जानकारी की बात आपको पढ़ा रहा हूं, एकदम मतलब मजा नहीं आ जाए, पैसा वापस लिया तो नहीं हो, लेकिन फिर भी कह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर आप ग्रेविटी फ्री रीजन में चले जाते हैं जहां पर ग्रेविटी ही नहीं है, यानी कोई ऐसा रीजन जहां पर ग्रेविटी जीरो हो जाए, तो उस जगह पर आपका वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आपकी जीरो हो गई तो मास 100 किलो लेकर क्या करोगे, जीरो को अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा जीरो, ये ना, तो इसका मतलब वेट क्या हो जाएगा, वहां जीरो हो जाएगा। अगर आप ग्रेविटी फ्री रीजन में जाएंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो। जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जहां पर ग्रेविटी जीरो है, ऐसी जगह पर आपका वेट जीरो हो जाएगा, लेकिन आपका मास कभी भी जीरो नहीं होगा। मास किसी ऑब्जेक्ट का हमेशा कुछ न कुछ तो होगा ही, वह जीरो कैलकुलेट नहीं होगा। ये बात हम मास और वेट के डिफरेंस में आपको बता रहे थे। मुझे उम्मीद है कि अगर एग्जाम में मास और वेट का डिफरेंस आए तो आप लिख सकते हैं। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके एग्जाम में मास और वेट का डिफरेंस धड़ल्ले से पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में आने वाला यह एक बहुत ही जानदार सवाल है, क्योंकि आपके एग्जाम में मास और वेट का डिफरेंस पूछा जाता है, 2 नंबर में दिया जाता है, बच्चा नहीं बता
आता उसको 0 नंबर दिया जाता है, ये टीचर का कहना है। इसलिए ध्यान रखें, मास और वेट को मन लगाकर पढ़ें, चीजों को समझ लोगे बेटा, रटे के तो कुछ है ये नहीं है। इतना सरल और इतना सरल जानदार तरीके से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसी नॉलेज मिल जाए और तुम ले न पाओ तो समझो कि एकर मतलब कि झोला में जगह नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें दी गई थी वो बिल्कुल अच्छी थी। यहां तक एक पार्ट था हमारा, यानी कि ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी कि अभी तक जो कुछ हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने मैटर के बारे में बताया, मास के बारे में बताया, वेट के बारे में बताया, मास वेट के बारे में डिफरेंस बताया, और साथ ही साथ हम ये भी आपको बता दें कि स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है। हमने कहा था एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। ये भी बात हमारी आपकी हुई थी, तो जरा गौर करिएगा कि वो बात क्या थी। एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस, ये जो पहले टॉपिक में सबसे पहले हमने आपको दिखाया था यहां पर, तो ये हमने बताया था कि मास ऑक्युपाइज स्पेस। तो स्पेस का क्या कॉन्सेप्ट था? स्पेस का मतलब वॉल्यूम की बातचीत की जा रही। अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर खड़ा होगा तो उसका जो कुछ न कुछ तो मास होगा, और जिस जगह पर वो खड़ा होगा कुछ न कुछ स्थान घेरेगा ना, तो कुछ न कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा कि नहीं। इसलिए हम कहते हैं एनीथिंग विच है मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड आल्सो हैव सेंस इज नोन एज मैटर। तो हमें यह बात समझ में आ जानी चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और अगली बार डिस्कस करेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। अगला टॉपिक यह है, देखिए आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन मैटर। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि यार मैटर तो क्लियर हो गया, मास क्लियर हो गया, वेट क्लियर हो गया, लेकिन हम साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे पास तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ऐसा ही क्यों होता है, मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है क्यों, है ना। बहुत समय पहले आपने क्लास 7th में सॉलिड के बारे में पढ़ा था, जरा गौर करिएगा। ऐसा आप पढ़ते थे, पेन और लेकर के बैठना, कॉपी वॉपी लेकर के, तभी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। क्योंकि एकदम मतलब जोरदार तरीके की चीजें अगर चल रही हैं तो आपके पास पेन कॉपी अगर होगी तो आपको अच्छा लगेगा। जरा इधर देखो, देखो बेटा, ये क्या है? ये सॉलिड है, और सॉलिड के अंदर ये पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यही पढ़ा था ना। और आपने कहा था कि सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है। कहे हाँ, कहा था। और उसमें जलेबी नियन पार्टिकल होते हैं, एकदम सटे सटे। एक मतलब समझ में आ गया कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज है, एक दूसरे के पास पास है। ये वही क्लास है, यहां पे सिखाया जाता है पास क्यों गए, क्या वजह थी इनके पास आने की, एक दूसरे से मिल पाने की। ये सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर सीखोगे। कहें सर ई वाला बताओ ना, जवन बतावे चाहते हो। एविडेंसेस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर, यानी क्वेश्चन, एविडेंस मतलब प्रूफ, साक्ष्य, सबूत। एविडेंस ऑफ पार्टिकल मतलब किसी मैटर के अंदर पार्टिकल है, यानी कोई मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका प्रूफ क्या है, कैसे पता चले, हमें कैसे ये जानकारी होगी कि मैटर कंटेन्स स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कोई भी मैटर है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ है, ये हमको कैसे पता चलेगा। कहे लाइक चक्कू काटे शुरू कर दो, काटत जाओ, एक समय के बाद कटबे नहीं करेगा, तो हमें पता चला कुछ छोटे छोटे कट पीस से ही तो मिलकर ये बना हुआ है। कहें वो तो ठीक है, लेकिन कौन और एग्जाम्पल बताओ, है ना। तो दूसरे एग्जाम्पल पे हम बात करते हैं। तो हमारे पास दो ऐसी एक्टिविटी हैं, इन दोनों एक्टिविटी के माध्यम से हम चीज को आपको बेहतरीन समझाएंगे। जरा गौर करिएगा, ये जो दोनों एक्टिविटी दिखाई दे रही हैं, एक एक्टिविटी कह रहे हैं डिफ्यूजन, दूसरा ब्राउनियन मोशन। और ये सॉलिड का स्ट्रक्चर क्यों बनाया था इसके बारे में जरा समझ लो। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया था कि आपने उस समय कहा था कि जो सॉलिड होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं। उस समय तो यही बात हुई थी ना कि कोई भी सॉलिड क्या है, एक मैटर है, और इस मैटर के अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, ढेर सारे पार्टिकल हैं जो एक दूसरे के पास पास हैं। सही बात है, लेकिन सवाल इसका आ गया कि ये तो ठीक है, फिर आप हमसे एविडेंस क्यों मांगते हो, प्रूफ क्यों मांगते हो? क्योंकि उस समय तो केवल पढ़े थे ना। कभी टीचर से आपने पूछा कि इस सॉलिड के अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों हैं? क्या नहीं पूछा तो नहीं, लेकिन आज पूछेंगे, क्योंकि अब समझ आ रही है ना कि अब पूछना जरूरी था। अब समझ में भी आएगी कि कब, कैसे, कहां, किससे पढ़ना। हमें यह पता चला कि अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं कि कोई भी मैटर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसके अंदर, तो उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये दोनों चीजें हैं, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन। इस चीज को प्रूफ करेंगे कि जो मैटर है उसके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कहीं ये एक्टिविटी है।
अब हम समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है और ब्राउनियन मोशन क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। ईंट देखा होगा आपने, वह ईंट किससे बना है? मिट्टी, पहले मिट्टी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें पानी डालकर उसको मिलाया जाता है, पानी उसके कोलैप्स होने की चीजों को एक्सप्लेन करता है, तो पानी की वजह से वो एक दूसरे के पास पास आए, चिपक गए, फिर उसको सांचे में डालते हैं, फिर सुखवाते हैं, भट्टे में डालते हैं, पकाते हैं, फिर ईंट बन के तैयार होता है। ईंट बहुत हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, रिजिड हो जाता है। क्या ईंट को फोड़ोगे तो छोटे पार्टिकल नहीं मिलेंगे क्या? बिल्कुल मिलेंगे। ईंट भी अब तो समझ में आया ना कि ईंट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका मतलब उसमें सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ईंट अगर एक मैटर है तो उसके अंदर स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। बात तो सही है, बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सवाल ये है कि एविडेंस ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन मैटर, यानी कि कोई भी मैटर अगर हमें दे दिया जाए तो उस मैटर में पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, है ना, उसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो पहला पॉइंट है डिफ्यूजन और दूसरा क्या है? ब्राउनियन मोशन। जरा गौर करिएगा, हम आपको टॉपिक समझा चुके हैं। डिफ्यूजन किसे कहते हैं बेटा? आपके सामने डिफिनीशन। डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। यानी डिफ्यूजन क्या है? और यहां पर लिखा गया इंटरमिक्सिंग ऑफ टू फेजेस इज नोन एज डिफ्यूजन। फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, फेज और स्टेट दोनों सेम चीज है। तो हमने कहा कि अगर दो फेज को हम आपस में मिक्स करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू फेजेस इज नोन एज डिफ्यूजन। यानी कि हम कहते हैं जैसे दो गैस हमें दे दी जाए, तो गैसीय सब्सटेंस दो अलग अलग हैं और दोनों गैसेज को हम अगर इंटरमिक्स करें, मिलाते हैं, तो दोनों गैस के पार्टिकल एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। और जब एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो अगर गैस के अंदर पार्टिकल्स थे तभी तो वो दूसरे में मिक्स हुए, नहीं तो नहीं मिक्स होते ना। तो उसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाना। तो हम कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ टू फेजेज इज नोन एज डिफ्यूजन। आसान सी डिफिनीशन है। एक और आपको तरीका बताता हूं चीजों को समझने के लिए, इसको बेहतरीन समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर में एलपीजी यानी सिलेंडर है जिससे खाना बनता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपको पता है उसमें एथाइल मर्केप्टेन होती है जिसकी स्मेल पाई जाती है, उसमें एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती है। ये तीनों स्मेल नहीं है इनके अंदर, लेकिन आपके पास जो मेथाइल एथाइल मर्केप्टेन है उसकी खुद की स्मेल होती है। लीकेज की वजह से जब कभी लीकेज होता है तो वही गैस हमें उसी की स्मेल से हम ये पता लगा पाते हैं कि घर में गैस लीक कर रही है, इसीलिए उसको मिक्स किया जाता है। और आपको जानकारी के बता दें जो मर्केप्टेन है उसके पार्टिकल जब एयर के साथ मिक्स होते हैं तभी तो वो हमारे किचन से हमारे बेडरूम तक आते हैं, तभी तो वो किचन से हमारे घर के बाहर तक आते हैं और हम ये एनालिसिस कर पाते हैं कि स्मेल आ रही है, इससे कहीं ना कहीं गैस क्या हो रही है, लीक कर रही है। तो गैस का लीकेज ऐसे ही, रिसाव हो रहा है, इसका पता तो ऐसे ही लगाते हैं ना बेटा। इसका मतलब डिफ्यूजन जो प्रोसेस है, इस पर गौर करना। डिफ्यूजन का मतलब होता है इससे ये प्रूफ हुआ कि गैस के वो छोटे छोटे पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो रहे हैं, तो इसी को तो डिफ्यूजन कहते हैं। इससे ये पता चल रहा है कि जो गैस के अंदर गैस है, जो सिलेंडर है उसके अंदर जो गैस भरी है उसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और वो भी एक मैटर है। तो मैटर है तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो मिलकर बना हुआ है, तो समझ में आ जाना चाहिए। ये पहला हो गया। और दूसरी बात हम पढ़ेंगे ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? जब किसी सॉल्यूशन में, जैसे आपने कोई सॉल्वेंट लिया और उस सॉल्वेंट में अगर आप किसी भी क्रिस्टल को डालते हो, किसी सॉलिड को डालते हो, और सॉलिड को जब आप उसमें मिलाते हो तो उसमें सॉलिड के मिक्सिंग की वजह से जिगजैग मूवमेंट होने लगता है, जिगजैग मोशन होने लगता है। और द जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। यानी कि पार्टिकल्स का जो जिगजैग मोशन होता है उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। एक बीकर ले लीजिए। कहें बीकर, ये क्या होता है? बीकर जिसके अंदर बीक पाई जाए, जो चोंचदार हो, जो चौचाहा हो, हिंदी में समझो, जिसके अंदर चोंच पाई जाती है उसी को बीकर कहते हैं, जिसमें बीक प्रेजेंट हो, इसीलिए उसका नाम बीकर पड़ा। हमने कहा एक बीकर लीजिए, उसमें पानी भरिए, उसमें आप KMnO4 के क्रिस्टल को डालिए। जब आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे तो उसमें कलर जनरेट होगा। वह कलर पहले ऐसे आएगा, फिर 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 ऐसे आएगा। आपको वो कलर जिगजैग मोशन करता हुआ दिखाई देगा। यानी कि उसमें जो कलर फैल रहा है ना, वो रैंडम मोशन करेगा, वो किसी भी डायरेक्शन में फैलता हुआ दिखाई देगा।
उसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो मैटर है उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स है और वही स्मॉलर पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं। इसी से हमें यह सेकंड एक्टिविटी थी ब्राउनियन मोशन। इससे यह क्लियर होता है कि जो मैटर है उसमें स्मॉलर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कंटेन करता है। तो हमें यह भी बात क्लियर हो गई ब्राउनियन मोशन से। लेकिन हम एक बात और समझाना आपको चाहेंगे कि ब्राउनियन मोशन में टेम्परेचर का क्या रोल है। क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्या ब्राउनियन मोशन? अब आपको टर्म्स में प्रॉब्लम हो सकती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि क्या ब्राउनियन मोशन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्या? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा क्या? क्या टेम्परेचर बढ़ाने पर जिगजैग मोशन बढ़ जाएगा क्या? क्या पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा, जब सॉल्यूट को मिलाएंगे तो ऐसी केस में कलर जल्दी स्प्रेड हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब गर्म पानी होगा तो उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होगा, और मूवमेंट ज्यादा होगा तो जो क्रिस्टल उसमें हम KMnO4 का मिलाएंगे वो तेजी से स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्प्रेडिंग फास्ट हो जाएगी। इससे ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा। यानी कि जिगजैग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज ब्राउनियन मोशन। इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, यानी कि यह हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यह टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ब्राउनियन मोशन बढ़ जाता है। हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ब्राउनियन मोशन क्या है और यह टेम्परेचर पर किस प्रकार से डिपेंड करती है। और ब्राउनियन मोशन में जो जिगजैग मूवमेंट पार्टिकल्स का हो गया, उस बात को देखने के बाद हमें यह समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? यह समझ में आ गया कि कोई भी मैटर हो वो स्मॉलर पार्टिकल्स को कंटेन करता है, और स्मॉलर पार्टिकल्स को कंटेन करता है तभी तो उसमें जिगजैग मोशन पाया गया। यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मूवमेंट शो कर रहे हैं। इससे हमें ब्राउनियन मोशन क्लियर हो गया। और ब्राउनियन मोशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये दोनों बात समझ में आ गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम ऐसा समझ में आती है तो आप हमसे जरूर मिलें। कैसे मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको अगर लगता है कभी भी कि कोई टॉपिक आपका कंफ्यूजिंग है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आप इस क्लास को पूर्णतः समझ चुके होंगे। और आज अगर चैनल पर नए हैं बेटा, मजा अगर आ गई हो पढ़ने में, लग रहा हो कि हम आपके भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, लग रहा हो केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो हमसे जुड़ना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने में देरी न लगे। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, और फिर मिलेंगे नई क्लास में नई बात के साथ, नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम आपसे करेंगे एक नए टॉपिक पर बात। तब तक के लिए करते रहें इंतजार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।